स्प्रिंग 2026 के अंदर एक क्वेश्चन जनरल एंट्रीज का आया 10 नंबर का, फिर एक क्वेश्चन इंपेयरमेंट लॉस का आया 8 नंबर का, ये टोटल 18 नंबर हो गए। और एक क्वेश्चन बोरोइंग कॉस्ट का आया 8 नंबर का, 26 नंबर हो गए। और एक क्वेश्चन आया था IS 38 का जो अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2025 में अगर हम चले जाएं तो 2025 में एक क्वेश्चन आपके पास आया पहला जर्नल एंट्रीज का 10 नंबर, ऑटम 2025 की बात कर रहा हूं। फिर जर्नल एंट्रीज का सवाल आया 8 नंबर का गवर्नमेंट ग्रांट का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा सवाल आया हमें नोट्स ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब IS 40 के नोट्स आए 8 नंबर के। और एक क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, सिर्फ क्या लिखना था IS 38 के एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल और इंटरनल इंडिकेटर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है तब ये CR में ये होता था, CR के सिलेबस में था IS 41, हमारे सिलेबस में ये लास्ट अटेम्प्ट से आया है, 2026 की पहली अटेम्प्ट थी और पेपर में सवाल नहीं आया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि IS 41 का सवाल आना ही आना है। अब उसकी जर्नल एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद रिकॉन्सिलिएशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद डिस्कशन प्लस एक्सट्रैक्ट। तो जर्नल एंट्रीज इसकी भी पास करते हैं। क्वेश्चन में आपके पास लिखा हुआ है कि जनाब इन अकॉर्डेंस विद IFRS प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कंपैरेटिव फिगर आर नॉट रिक्वायर्ड और नंबर इसके हैं 8। देखिए क्वेश्चन को देखकर कभी नहीं घबराना, बल्कि घबराना वैसे ही छोड़ दो, जिंदगी कुछ भी नहीं होता, चलती रहेगी जिंदगी ऐसे ही जैसे तैसे गुजर जाएगी। तो फिर खुश होकर गुजारो, जितनी मेहनत हो सकती है करो। अब हमारे पास आ जाता है पहले गुलाब जामुन लिमिटेड इज एंगेज इन द कल्टीवेशन एंड सेल्स ऑफ मैंगोज। कल्टीवेशन का मतलब क्या है, वो काश्त भी करता है, और सेल का मतलब है कि वो उसको बेचता भी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब हमारा साल कौन सा है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस साल के हमने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। दिसंबर 2024 में करें स्टार्ट। 119 प्लांटेड 5000 मैंगो ट्री, एक्सपेक्टिंग देम टू मैच्योर एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैंगोज इन 5 years। 2019 के अंदर हम दरख्त लगा रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 साल बाद वो बड़े होकर मैंगो देना शुरू कर देंगे। The initial cost of the plantation including land preparation, labor, irrigation and fertilizers amounting to ₹20 million। जब शुरू में आपने दरख्त लगाया ना। अच्छा एक बात सुन लें, क्योंकि कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, कुछ को नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान से सुनना जरूरी है। बेरर प्लांट के बारे में सुन लें। बेरर प्लांट एप्रिशिएट होते हैं। अब बेरर प्लांट होते कौन से, एक तो प्लांट होते हैं जिसे छोटे पौधे नहीं होते, जैसे एक तो होता है ना जो बड़ा दरख्त खुद हो जाता है, बेरर प्लांट कहलाता है। अब हमने IS 41 जब करना है ना, तो हर वो दरख्त जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, हर वो दरख्त जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, हम उसको बेरर प्लांट की कैटेगरी में ले जाएंगे और उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे। हर वो दरख्त, एक होते हैं प्लांट, जैसे गंदम का पौधा है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा नहीं होती। सूरजमुखी का पौधा है, उसकी, सूरजमुखी जानते हो ना, ठीक है।
मैंने कहा शायद सनफ्लावर जानते हो, सूरजमुखी शायद नहीं जानते हो। तो इसी तरह मकई के पौधों की लाइफ क्या होती है वो तो नहीं पता होगा, मैं बता दूं 2-3 महीने से ज्यादा नहीं होती। यानी जितनी भी हमारी फसलें है ना उनकी जो लाइफ है किसी की 3 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की हद 6 महीने से ज्यादा नहीं है। तो ये बेरर प्लांट नहीं है। तो हर वो दरख्त जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा, बेरर प्लांट, और वो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। ठीक है। अब आप दरख्त मैंगो के ट्री लगा रहे हो जिसको लगाने में वो भी दरख्त के साथ जिनकी लाइफ, जिस दरख्त की लाइफ भी 1 साल से ज्यादा होगी हम उसको किस कैटेगरी में ले आएंगे, बेरर प्लांट में लेकर आएंगे। हाँ, जिस जो खुद ब खुद उग जाते हैं वो आइस 41 के अंदर नहीं आए, वो आइस 41 के अंदर नहीं आए। तो ये जो है ये आइस वो डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारा कौन सा खर्चा हुआ उसके ऊपर। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं पता है, सही वाली डेप्रिसिएशन। और जो हमारा खर्चा हुआ है उसको एक्सपेंस में लिखना, जो खुद ब खुद प्लांट उगा है उसको तो हम, उसके ऊपर तो खर्चा ही नहीं हुआ हमारा। बेनिफिट दे रहा है वो अदर बेनिफिट में चला जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो उसे कहते हैं ना जो मेरा खर्चा हुआ उसको थोड़ा थोड़ा करके एक्सपेंस आउट करना। खर्चे मेरा हुआ ही नहीं तो मैं एक्सपेंस में क्या लिखूंगा। आगे चलते हैं। अब जरा फोकस करना, बातें नहीं करनी, ये बाद में भी समझ नहीं लगनी। 20 मिलियन का खर्चा आया किस किस के ऊपर, लैंड प्रिपरेशन, लेबर, इरिगेशन और फर्टिलाइजर्स। फर्दर अप कीपिंग कॉस्ट कवरिंग इरिगेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रूनिंग एंड स्प्रेइंग 24 मिलियन। कब से कब तक, 19 से 23। इसका मतलब है 20 मिलियन वैसे पहले खर्चा हो गया और 4 मिलियन का हमारा 3-4 सालों में खर्चा हो गया उनकी हिफाजत पे। जब तक वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं होंगे ना सारा उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, क्योंकि बेरर प्लांट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे नहीं लिखते, बेरर प्लांट तो डेप्रिशिएट होगा। आगे चलते हैं। द ट्रीज मैच्योर्ड एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग फ्रूट ऑन 1 जुलाई अवेलेबल फॉर यूज। 1 जुलाई 2024 को। ड्यूरिंग 2024 GL incurred monthly expense 1 million on upkeeping the tree. The tree have the estimated life 10 साल, having no residual। हर वो दरख्त जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी वो बेरर प्लांट में लिखेंगे। ओके होगी बात। The fair value of the mango tree was 56 million on 1/1/24 and 70 million on 31 December 24। अगर बेरर प्लांट है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर बेरर प्लांट तो कॉस्ट मॉडल पे रखना है, बेरर प्लांट को किस पे रखना है, कॉस्ट मॉडल पे रखना है, उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रखना ही नहीं है। पहले इसकी बात कर लेते हैं। जो तो 19 से लेकर 23 तक खर्चे हुए हैं उनकी तो हमें एंट्री पास करने की जरूरत। हाँ, अगर आप एंट्री पास करना चाहते हो तो उनकी एंट्री पास होगी बेरर प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट। बट ये हमने एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि वो कॉस्ट का इनकर्ड हुई 2023 से पहले। पहले हमने किस साल को देखना है, 2024 के अंदर जो कुछ हुआ हमने उसके एक्सट्रैक्ट बनाने, उसकी एंट्री पास करनी है। जरा फोकस करना दोबारा, इस लाइन में देखें तो हमारे 2024 के साल का कुछ मौजूद है। ड्यूरिंग 2024 GL incurred monthly expenditure ₹1 million on the upkeep of the trees। मंथली 1 मिलियन हमारा खर्चा होता है ट्रीज को हिफाजत करने के, और जब तक तो ये अवेलेबल फॉर यूज नहीं था तब तक तो खर्चा होगा एसेट की कॉस्ट में ऐड, और जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया उसके बाद है ये सेलिंग एक्सपेंस या अदर एक्सपेंस। जब तक ये अवेलेबल फॉर यूज नहीं था तो उसकी अपकीपिंग का खर्चा, निगरानी का खर्चा किस में आएगा, एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा, और जब वो अवेलेबल फॉर यूज हो गया उसके बाद उसकी निगरानी का खर्चा एक्सपेंस में आएगा। मैं सिर्फ पहले जनरल एंट्री बताने लगा हूं। इसकी एक एंट्री पास होगी बेरर प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट,
6 मिलियन से, और एक और एंट्री पास होगी अप कीप एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 6 मिलियन से। 1 मिलियन मंथली है ना। एक्सट्रैक्ट बताओ दो जरा, ये किधर किधर जा रहा है एक्सट्रैक्ट? ये प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। कैश का एक्सट्रैक्ट हम बनाते नहीं होते, ये किधर जाएगा? एक्सपेंस में। और कैश का एक्सट्रैक्ट हम नहीं बनाते। फिर आपका बेरर प्लांट कितने का तैयार हो चुका है पता है? 20 पहले, 24 बाद में, और 6 ये 50। अब ये आपके पूरे पूरे एक्सट्रैक्ट बनते जा रहे हैं। 16 नंबर का सवाल है, सर्कल वाले आपके नंबर हैं, जो सर्कल में आ रहा है ना आंसर, वो आपके नंबर है। 50 का बेरर प्लांट तैयार हो गया। लाइफ कितनी है? पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आएगी, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 12 जी 2.5। अब मुझे बताओ 2.5 किधर जाएगा? डेप्रिसिएशन के नाम से। क्या SOFP के अंदर पूरा 50 जाएगा या 50 माइनस 2.5 जाएगा? ये हमारे इस ट्रांजैक्शन के सारे एक्सट्रैक्ट पूरे हो गए। और मजे की बात है जनरल एंट्रीज भी हो गई। इसकी एंट्री पास कर ले, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन टू बेरर प्लांट। जी बेरर प्लांट, अगर वो प्लांट है जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, बेरर प्लांट टू कैश। और अगर वो छोटे हैं तो बायोलॉजिकल एसेट्स या वो उसकी प्रोसेसिंग डेबिट और कैश है। जी यहां तक ओके है। अब एंट्रीज भी पास हो गई, इसकी तीसरी एंट्री भी पास कर देता हूं आपको, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या बेरर प्लांट क्रेडिट 2.5। ये डेप्रिसिएशन में जाएगा और ये एसेट में से माइनस। अगर साथ साथ एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो साथ साथ बना लो, अगर यहां तक ओके है तो ठीक है, मैं फिर एंड बेस करवा देता हूं। अगले सवाल पे चलें, इसको टेक कर दूं मैं। हर एक को अलग अलग डील करना है, नहीं समझ लगती तो तसल्ली से पूछ रहे हैं, हम यहाँ तैयारी करने आए हैं। इसलिए जो बात आपको नहीं समझ लगेगी दिल खोल के पूछना, ताकि घर जाकर आपको चीजें समझ लगे। आप लोगों को मुश्किल हो रही है तो इधर भी आ जाए, अगर जिसको तो परेशानी हो रही है तो इधर बैठ सकते हैं। नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर दिसंबर 2024 द मैंगो ट्री प्रोड्यूस्ड 4 लाख केजी ऑफ मैंगो। तो जी दिसंबर तक 4 लाख केजी आपके मैंगो तैयार हो गए। द मार्केट प्राइस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इसकी एक एंट्री पास करते होते हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट। कितनी है जी? 90 पर केजी एंड कॉस्ट टू सेल इज ₹5 पर केजी। तो इसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू लेस। आगे एक्सट्रैक्ट आसान होते हैं एज कंपेयर टू जर्नल एंट्रीज, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में जल्दी जल्दी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट हो सकती है, एंट्री ना भी आती। बाय ईयर एंड GL sold 75% of the harvested mango at the average price 95। सेल की एंट्री पास हो गई। The remaining 25% unsold in the code NRV 102। देखिए जो भी सुन रहे हो, जो भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अनसोल्ड बच जाए ना, वो इन्वेंट्री होती है, वो बायोलॉजिकल एसिड खत्म हो जाता है, वो IS 41 खत्म हो जाता है। कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आपके पास अनसोल्ड पड़ी हो, वो कभी भी 41 में नहीं पड़ी होती, वो किस में पड़ी होती है? IS, और IS2 को लिखते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV नॉट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये बात समझ लगी? नहीं भी लगी तो आप तो बस यही है, अब बार बार तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, बस पे दुरूद शरीफ पढ़ा करो। खत्म। इसकी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। जिस दिन हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तैयार हुई ना, कितने केजी तैयार हुई? 4 लाख केजी।
उसको किस पे लिखेंगे? फेयर वैल्यू लेस। फेयर वैल्यू वो कहता है कि आपके पास है 90 रुपए और -5। कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? 34 मिलियन। चलो 1000 में मैं लिखने लगा हूं। एंट्री क्या पास होगी? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट गेन ऑन हार्वेस्टिंग, और इसको ब्रैकेट में लाजमी लिखना है पीएल 34 मिलियन। अभी तो मैं जनरल एंट्री समझा रहा हूं ना, ये पहली एंट्री। इसके अगले ही लम्हे एक एंट्री पास करनी होती, किसी को याद है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगले ही लम्हे मैंगो इन्वेंट्री डेबिट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्रेडिट कितनी अमाउंट से? डन। एक्सट्रैक्ट के अंदर आपको कभी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के नाम से कोई लफ्ज नहीं मिलेगा। भला क्यों? क्योंकि वो डेबिट भी हो जाता है साल और क्रेडिट भी हो जाता है, वो तो खत्म हो जाता है। आपको अगर कुछ मिलेगा तो ये मिलेगा गेन के अंदर, अगर आपको मिलेगा तो इन्वेंट्री मिलेगा, लेकिन इन्वेंट्री भी तो सेल हो गई है कुछ। चलो जी करें सेल इसको। नंबर 3, इन्वेंट्री सेल किस पे हो रही है जी? इन्वेंट्री सेल किस पे हो रही है? 75% हार्वेस्टेड अमोंग एट द एवरेज प्राइस ऑफ 95 रुपीज में बिक रही है। और कितनी बिक रही है? आप अपने तरीके से करें। आपके पास कितने केजी मैंगो थे? 4 लाख केजी मैंगो थे। सेल की एंट्री पास कर दें, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या कैश डेबिट? कैश ही कर लो अगर कुछ ना बताया हो तो, वरना हमें ऐसे एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। कैश डेबिट, सेल क्रेडिट। सेल कितने से जरा फोकस कीजिएगा। 4 लाख केजी थे, सारे बिक गए? नहीं जी, 75% बिके। और किस रेट पे बिके? 95। कितना? 285,000 0000। और कैश आ जाएगा 285,000 उसके बाद एक फॉरन एंट्री पास करते हो तो कॉस्ट ऑफ सेल की, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और मैंगो इन्वेंट्री क्रेडिट। बता सकते हो कितने से? और 34,000 का 75% ले लो। इन्वेंट्री तुम्हारी इसी अमाउंट की थी ना? 34,000 का 75%, 255,000,000 255,000,000। एंट्री तो पास हो गई। आई कैप क्या करता है? एक्सट्रैक्ट बनाते वक्त आई कैप ये लिखना तो उसको चाहिए था ना, ये सेल के अंदर, और ये आई कैप अपने एक्सट्रैक्ट के अंदर इसको नेट करके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैंगो ट्री के नाम से लिखता है। वो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, वो क्या करता है? सेल माइनस, मैं तो एंट्री भी साथ सिखा रहा हूं ना, पेपर में डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। 85 रुपए का आपका मैंगो ट्री आपने रिकॉर्ड किया, ऐसे ही है जी। पता है 85 का 95 90 -5 और 95 रुपए का बेच रहे हो तो 10 रुपए फायदा आ गया, तो डायरेक्ट फायदे की एंट्री पास कर दो। तो एक्सट्रैक्ट करते वक्त आप चाहो तो दो तरीके हैं, या तो ऐसा करो 28500 में से माइनस कर दो 25500, बताओ कितना गेन आ रहा है? 3000 एक तरीका। और ये लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ मैंगो। दूसरा तरीका कि आपके पास कितने केजी मैंगो थे, कितने % बेच दिए, और हर मैंगो के ऊपर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ?
10 रुपए का, ये भी 3000 ही आएगा। दो तरीके हैं, एंट्री पास करेंगे तो दोनों पास करेंगे, और अगर हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो सिर्फ प्रॉफिट का एक्सट्रैक्ट बना सकते। यहां तक बात ओके है, आगे बढ़े। नंबर 4 पे 25% इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है, जरा फोकस कीजिएगा। अब ये इन्वेंट्री को सोच के करना है। 25% इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है, 4000 केजी मल्टीप्लाई बाय 75, 25%, और किस रेट पे पड़ी हुई है, और एक ओरिजिनल रेट तो उसका यही है ना। अब 34,000 का 25% ले लो डायरेक्ट, 34,000 का 25% ले लो, या जितने मैंगो बिक गए हैं बाकी जो 25 बचे हैं जो उसकी असल वैल्यू थी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वही उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। कितना आ गया, 8500। एंट्री क्या पास करेगी, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है, अनसोल्ड पड़ा होता है, उसकी एंट्री क्या पास करते हैं। अनसोल्ड स्टॉक की एंट्री होती है या नहीं, अनसोल्ड स्टॉक की है। 1 मिनट वापस आओ, ये आपने एंट्री पास की थी, आपने मैंगो इन्वेंट्री डेबिट किया 34,000 से, क्या अब भी पूरा 34,000 पड़ा हुआ है, और जितना खत्म हो गया उसको खत्म कर दें, क्रेडिट कर दें। अनसोल्ड की एंट्री अगर परपेचुअल हो तो नहीं होती, पीरियोडिक हो तो होती है, याद है, परपेचुअल पीरियोडिक। और हम किस पे कर रहे हैं, परपेचुअल पे, तो अनसोल्ड की एंट्री पास करने की जरूरत। हाँ, एक बात ख्याल रखना, ये आपने 85 के ऊपर रखा हुआ है, और इसकी एनआरवी कितनी है, 102 रुपए। तो क्या ये लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, वो एनआरवी लॉस आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है। एनआरवी लॉस कब आता है, जब एनआरवी कम हो तो अब हम इसकी एंट्री पास नहीं करें। अगर ये होता 80 तो फिर हम एक एंट्री पास करते, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट मैंगो इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी करते। चले, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है तो सही ना, क्लोजिंग स्टॉक कितनी अमाउंट से पड़ा हुआ है, 8500। खत्म होगी बात, आगे चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे ऑन 1 मार्च, बोले रहना ताकि मैं समझा दूं। क्या उसने डायरेक्ट एनआरवी बता दी है, क्या नहीं नहीं, उसने कहा है कि जब हमने इसके ऊपर सेल कर दिया, उसके अंदर हमने जब रिकॉर्ड किया था उसमें से वो माइनस करके रिकॉर्ड किया था। 34,000 जब रिकॉर्ड किया था तो सेलिंग एक्सपेंस माइनस करके ही रिकॉर्ड किया था ना, तो माइनस हुआ हुआ है, तो दोबारा तो नहीं माइनस करेंगे ना जी। जरा फोकस करिएगा। ऑन 1 मार्च 2024 GL received a government grant 6 million to support the development of cold storage facility for storing harvested mangoes. The grant is non-refundable provided that the facility remain the agriculture use for at least 5 years. और मेरे भाई कि वो कहता है कि आपने कम से कम ना 5 साल तो अपने मैंगोज को स्टोर करके रखना है। स्टोरेज फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट ने हमें 6 मिलियन दिया। The facility has estimated useful life 10 साल. The total cost for this facility is 15 million. Available for use 1st May 24. GL applies the cost model for PPE and uses straight line depreciation. Government grant accounted for in accordance with IS 20. वैसे भी स्टोरेज फैसिलिटी के लिए मिली है। स्टोरेज फैसिलिटी हमारे लिए एक तरह का बिल्डिंग होती है। स्टोरेज फैसिलिटी एक तरह की बिल्डिंग होती है, तो बिल्डिंग के लिए आपको गवर्नमेंट ने 6 मिलियन दिया। अब उसको कैसे रिकॉर्ड करें, आगे वो कह रहा है उसको लिखना कैसे है। अच्छा, एंट्री बनाएं। पहली एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट
डेफर्ड ग्रांट, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट, और लिखना भी अलग है जी, लिखना भी उसको अलग है। अगली बात, जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल फॉर यूज है, तो स्टोरेज फैसिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट 15 मिलियन से। एंट्री की बात करते हैं, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे। हाँ जी, स्टोरेज फैसिलिटी डेबिट 15 मिलियन से, कैश क्रेडिट 15 मिलियन से। गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए 6 मिलियन और उसने कहा इसको अलग ही रखें, तो कैश टू डेफर्ड ग्रांट 6 मिलियन। अब इसको डेप्रिशिएट करेंगे, इसको अमोर्टाइज करेंगे, तो करें जरा डेप्रिशिएट। अवेलेबल फॉर यूज ये आया 1 मई को और लाइफ है उसकी 10 साल। अच्छा, शर्त 5 सालों की है, लाइफ 10 साल है, तो बताओ अमोर्टाइज 5 सालों पे करें या 10 सालों? 10 सालों पे। जिस एसेट के लिए आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है हमेशा उसी के ऊपर आपने अमोर्टाइज करना होता है। 15 को डिवाइड कर दो 10 पे और मल्टीप्लाइड पे 8/12। 6 को कर दो 10 पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो 8/12। 0 पॉइंट। अब हमारे एक्सट्रैक्ट बन गए। ये तो आपको ना एंट्री समझाने के लिए सब कुछ किया है, एक्सट्रैक्ट तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। नाम लिखेंगे गुलाब जामुन लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24। रुपीज इन 1000 करें, मिलियन कर लें? 1000। चलो 1000 अब लिखा गया। अदर इनकम, सॉरी अदर एक्सपेंस लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं अदर इनकम। एक हमारे पास डेप्रिसिएशन आई बेरर प्लांट की, याद है 2.5 फाइंड की थी, और एक डेप्रिसिएशन आएगी स्टोरेज की 1। ये हमारा एक्सपेंस हो गया। और कोई है? हाँ, एक अपकीपिंग भी तो है। $6 मिलियन। और कोई खर्चा जो बाकी जो कैपिटलाइज हो गया वो तो एक्सपेंस में नहीं आएंगे ना। अदर इनकम हार्वेस्टिंग पे कितनी इनकम हुई थी? ये मिलियन में लिखवा रहे हो आप, ऊपर में मिलियन ही लिख दो जी। हार्वेस्टिंग पे कितना फायदा हुआ था हमें? कितना? हार्वेस्टिंग पे 3.4 नहीं हुआ था? 3 ये हुआ था ना गेन ऑन हार्वेस्टिंग। ये 34 मिलियन है या 3.4 है? चलो जितना भी है बाकी वो आपकी ईमानदारी। 34। और सेल के ऊपर कितना हुआ था? प्रॉफिट ऑन सेल 3 मिलियन। प्रॉफिट ऑन सेल, अच्छा ये 3 मिलियन है तो दूसरा 34 कैसे हो सकता है? अच्छा वो नेट करके लिखा है ना, हो सकता है जी। सॉरी, आप कह रहे थे ना कि 2 तरीके से सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों लिख ले, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस में लिख दें और सेल लिख दें इधर। ये ज्यादा बेहतर है कि नेट करके लिखना। आई क्या भी ऐसे ही लिख रहा है। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन सेल के बाद अगली इनकम बताएं।
डेफर्ड ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट 0.4। और कौन सी इनकम है? और कोई नहीं है, खत्म हो गया एक्सट्रैक्ट। फिर उसके बाद एसओएफई भी आ जाए, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2000। अच्छा, ये सेकंड लाइन जरूरी नहीं है, ये फर्स्ट लाइन पे ही लिखा जा सकता है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट लिख लें। नॉन करंट एसेट आपके पास दो है, एक है बेरर प्लांट, अभी उसका भी करना है। बेरर प्लांट कितना है? 50 माइनस 47.5। और स्टोरेज टोटल 15 था। नॉन करंट लायबिलिटी बल्कि करंट एसेट भी तो है, करंट एसेट जो 25% हमारे पास बचा पड़ा है। मैंगो ट्री कितना बचा पड़ा है आपके पास? मैंगो ट्री, मैंगो ट्री नहीं, मैंगो इन्वेंट्री कितने से? 85, 8.5, 34 मिलियन तो टोटल था ना। 8.5। और कोई एसेट है आपके पास? करंट एसेट हो, नॉन करंट लायबिलिटी, डेफर्ड ग्रांट, टोटल लाइफ उसकी कितनी? 10 साल। 6 टोटल थे, 0.4 इनकम में चला गया और 0.6 करंट लायबिलिटी में चला जाएगा। ये बात समझ लगी? कितना बच गया? 5। जिसको नहीं समझ लगी तो वो पूछ सकता है। डेफर्ड ग्रांट आई क्या आपने ऐसी हरकत नहीं की, अलग अलग नहीं किया उसको, वो सिर्फ लायबिलिटी के नाम से ना लिख दिया बस। 0. अगले साल, इस साल तो 8 महीने थे ना, अगले साल तो पूरा होगा ना। खत्म हो गया एक्सट्रैक्ट, कुछ नहीं बचा इसके पास। अच्छा, एक तो हमारे पास आ गया बेरर प्लांट वाला सवाल, तो वो हमने हल कर लिया। अब एक हमने वो दूसरा प्लांट जिसकी लाइफ 1 साल से कम हो, उसका भी एक सवाल करते हैं। तो हम क्या करता है कि हमने खुद ही दे दिया। अच्छा, एक और चीज सुनिएगा, उसने यहां पर एक कहा है कि ओसीआई भी बनाए। अब ओसीआई का तो कुछ था ही नहीं, हम फॉर्मेट लिख के छोड़ देंगे, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, बस लिखेंगे जरूर, क्योंकि उसने कहा है, अब कहना तो मानना पड़ेगा। उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे आई कि आपने अपने सजेस्टेड आंसर के अंदर फॉर्मेट भी नहीं बनाया, तो फॉर्मेट बना लेना बेहतर होता है। और स्प्रिंग 2025 पे आइएगा जरा, स्प्रिंग 2025 पे प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट जीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ओसीआई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 8 नंबर का तब भी, और अब भी 8 नंबर ही होंगे हमारे सिलेबस में भी। ये 2 स्प्रिंग 25 का क्वेश्चन 4, ये जो आपको एक अलग से बुकलेट दिया है ना, ये आपके 35 नंबर, ठीक है, और ये मिनिमम मतलब 35 नंबर इसमें से उसने कवर करने करने।
जो आपका वो 4 टॉपिक है उसमें से भी मिनिमम 35 नंबर है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी की, यानी वो 4 टॉपिक जो कैश फ्लो वगैरह वाले हैं उसके भी 35 नंबर है, और 10 नंबर के एमसीक्यूज और एक सवाल आ जाएगा फाइनल अकाउंट। ठीक है। हाँ, इसमें से एक टॉपिक है थ्योरेटिकल, वो मैंने ये टॉपिक, वो एक दिन का ही टॉपिक है वैसे तो, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्ट है कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है या मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो चीजें आपको पता है, लेकिन ये इसको थोड़ा डिफरेंट वे में मैंने सिखाना है, लेकिन वो 10 मिनट डेली बेस पर भी काम हो जाता है उसका। लेकिन मेन ये है, क्योंकि कल से मैंने आपको एनपीओ का भी सवाल एक एक करवाना शुरू करना है अगले 4-5 दिनों में। एक सवाल फाइनल अकाउंट का करवाना जो पास पेपर में आया, और 4 से 5 सवाल एनपीओ के भी करवाने। जी, GL is engaged in agricultural activity including cultivation of fruit orchards and growth of seasonal crops. GL follow IFRS in preparing financial statement. The following transactions and events occurred during the year ended December 2024. 1124 GL planted 50,000 apple sapling, expecting them to mature and start apples in 5 years. लो जी, पिछले जो मैंगो के ट्री लगाए थे ना आपने, आज से 5 साल पहले लगाए थे, ये तो लगा ये साल रहे हो, ये इस साल लगा रहे हो, और इसने जो फ्रूट देना है ना आपको, वो 5 साल बाद ही देना है। The initial cost of including land, preparation, labor, irrigation amounted rupees 20 million और 5 million upkeeping का, which were necessary for healthy growth of the trees. चलिए जी, ये आप मुझे बताएं, चलिए आगे पढ़ लें। The apple trees are expected to product life कितनी है उसकी? बेरल प्लांट हो गए, यानी हर वो दरख्त जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी वो आप बेरल प्लांट में ले जाओ। आगे, and are not expected to have residual value and their useful life. The fair value of the sapling as at December 2024 28 मिलियन। आपको पता है कि बेरल प्लांट को हम फेयर वैल्यू पे नहीं लेते। पहली बात तो ये है, इसकी तो फेयर वैल्यू हो ही नहीं सकती, भला क्यों? ये तो अभी इन प्रोसेस में है। हाँ, एंट्री पास हो जाएगी, बेरल प्लांट डेबिट, बेरल प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से? 25 मिलियन से। मुझे बताओ डेप्रिशिएशन कितनी आएगी? ये डेप्रिशिएट होगा ही नहीं जब तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं हो जाता, जब तक ऊपर एप्पल लग नहीं जाते ये डेप्रिशिएट नहीं होगा। ये सिंपल किधर जाएगा? आपके नॉन करंट एसेट के अंदर, और कैश का एक्सट्रैक्ट हो गया, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। एंट्री भी मैंने आपको पास करके दिखा दी, और दूसरा क्या करना है इसका? एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट के अंदर नॉन करंट एसेट में बेरल प्लांट के नाम से आ जाएगा, बस ये पूरी ट्रांजैक्शन होगी। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग 2024 GL प्लांटेड व्हीट क्रॉप्स। अब ये बेरल प्लांट नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ कितनी होती है? 2-3 महीने, 4 महीने, हद 5 महीने। GL planted wheat crops over 100 hectares of farmland. GL incurred 8 million in planting and cultivation cost. अब याद रखें, अगर आपको कोई भी फसल जिसकी लाइफ 1 साल से कम है उसकी कल्टीवेशन कॉस्ट आ रही है, तो वो अदर एक्सपेंस में कल्टीवेशन कॉस्ट के नाम से आएगा। क्या है? क्योंकि 1 साल के अंदर वो जितना एक्सपेंस आएगा एक्सपेंस में लिख देना, उसको जो तैयार करके फायदा होगा वो इनकम में लिख देंगे। तो 8 मिलियन किस में आ जाएगा? कल्टीवेशन कॉस्ट के अंदर, अदर एक्सपेंस के अंदर। आगे चलते हैं। कहता है इंक्लूडिंग लैंड प्रिपरेशन, सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, लेबर। वो जो बेरल प्लांट है वो कैपिटलाइज होते हैं, और जो मौसमी फसलें हैं वो एक्सपेंस में जाएगी उसकी कॉस्ट। हार्वेस्टिंग वाज डन इन अक्टूबर 24 एंड यील्डेड 3 लाख केजी ऑफ व्हीट। आपको 3 लाख केजी मिल गया व्हीट का,
एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्टिंग फेयर वैल्यू वाज 100 पर केजी। कॉस्ट टू सेल इस क्वेश्चन के अंदर है नहीं, तो बताएं क्या एंट्री पास करेंगे? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डेबिट गेन ऑन हार्वेस्टिंग क्रेडिट, और इसके नाम क्या लिखेंगे? पीएल। 3 लाख के जी मल्टीप्लाइड बाय 100 और माइनस अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो कितना आ जाएगा? और जो भी आ रहा है 30,000 आ जाए, 30 मिलियन आ जाए, वट ये चला जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और एपी तो नहीं जाता। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या करते हैं? अगली एंट्री इन्वेंट्री डेबिट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर। ये बात याद है? yes. मैं ना इसको सर्कल करता जा रहा हूं जो हमारे काम की चीजें हैं। अब इसमें भी अभी कुछ काम करनी है, आगे चलते हैं। दिसंबर 2024 तक 72% ऑफ द व्हीट सोल्ड 125 पर केजी। द फेयर वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग व्हीट इज 120 केजी। इसका कोई चक्कर नहीं है, ध्यान रखना है, पेपर में आपसे गलती हो जाएगी। जो अनसोल्ड व्हीट बच गई है वो है ही IS2, और IS2 का फेयर वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका अगर ताल्लुक है तो NRV लॉस आ सकता है। बताओगे एंट्री क्या पास होगी? 72% व्हीट आपने 125 रुपए के हिसाब से बेच दी। कैश डेबिट हो जाएगा और सेल क्रेडिट हो जाएगा। 125 रुपए के हिसाब से बेच रहे हो। आपके पास टोटल कितने केजी थी? 3 लाख केजी, और 72% आपने बेच दी, और हर एक केजी कितने का बेचा? 125 रुपए का। कितना? 27 मिलियन। चलो जितना भी आ रहा है। एक और एंट्री पास करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट व्हीट इन्वेंट्री क्रेडिट। आपने किस वैल्यू पे लिखा था जब? 30 मिलियन पे। इसका 72% तो बिक गया। कितना आ गया? 30 का 72% बिका है ना? कितना आ गया? कितना? 21.6, 21 और इस 30 का 28% आपके पास मौजूद है, 8.4। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसकी फेयर वैल्यू गिवन है, क्या उसको फेयर वैल्यू पे लिखेंगे या उसकी अपनी कॉस्ट पे लिखेंगे? अपनी कॉस्ट पे लिखेंगे। हाँ, ये तो एक्सट्रैक्ट की बात है, एंट्री नहीं पास होनी है इसकी, इसकी एंट्री कोई पास नहीं होनी। हाँ, अगर आपने उसको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक में तो वो लिखेंगे 88.4 मिलियन से। अच्छा, एक्सट्रैक्ट में हम दोनों लिखें या इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे? इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे, 100 रुपए से आपने 100 रुपए से तैयार हुई थी, 125 में बेच रहे हो, 25 रुपए का डायरेक्ट गेन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, ये एक ही दफा मैं आपसे करवाता हूं कंप्लीट। इन नवंबर 2024 GL प्लांटेड कॉर्न क्रॉप्स 80 हेक्टेयर ऑफ फार्म लैंड, इनकर 4 मिलियन प्लांटिंग। इस 4 मिलियन का क्या करोगे? ये कल्टीवेशन कॉस्ट है, ये कल्टीवेशन। दोबारा सुने, दिमाग जागेगा तो सुनेंगे, जागे थोड़ा, जागे हो। चल, अगर बेरर प्लांट के ऊपर सारा कुछ खर्चा आएगा वो उसकी एसेट की कॉस्ट बनेगी, और अगर खर्चा होगा ना इसके ऊपर लेस देन 1 ईयर पे, वो कल्टीवेशन कॉस्ट अदर कॉस्ट में, अदर एक्सपेंस में जाएगी। ठीक है, ये हमारा अदर एक्सपेंस हो गया। आगे बढ़े, इंक्लूडिंग लैंड प्रिपरेशन, बाकी सारी चीजें। द कॉर्न क्रॉप इज एक्सपेक्टेड टू रेडी इन मार्च 2025। कब तैयार होगी?
दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2024 सॉरी, द फेयर वैल्यू ऑफ द अनहार्वेस्टेड कॉर्न क्रॉप वाज एस्टिमेटेड 5.5 मिलियन। लो मेरे भाई बताएं क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। सीवीएफ तो होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू तो है। आपके पास एक बायोलॉजिकल एसेट साल के एंड पे पड़ा है, उसे लिखते होते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। अगर आपके पास एक एसेट पड़ा हुआ है, कोई भी IS 41 का 41 के आपके पास कौ थी, वो बोर्ड थी, एंड पे किस पे लिखते थे? फेयर वैल्यू लेस। तो ये कितनी पड़ी है? 5.5 मिलियन। तो आपका ये भी एसेट आएगा, एक तो एसेट में भी 5.5 मिलियन आएगा और दूसरा गेन के अंदर भी 5.5 मिलियन आएगा। आपकी फसल साल के एंड पे इतनी अवेलेबल है, उसकी फेयर वैल्यू है। तो जो भी चीज हमारे पास साल के एंड में पड़ी होगी, अगर वो IS 41 के अंदर आती है, उसको हम किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो ये आपका एसेट भी है और ये आपका गेन भी है। ये आपका एसेट भी है और ये आपका गेन। अक्सर लोग कहते हैं सर गेन तो 1.5 मिलियन का हुआ, वो 4 मिलियन का खर्चा हुआ था, आज वो फसल जो 4 मिलियन खर्चे के साथ आज वो फसल 5.5 मिलियन की हो चुकी है। फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ। आप कहेंगे सर 1.5 का हुआ, तो आप पूरा 5.5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैं 4 को पूरे का पूरा एक्सपेंस में लिख चुका हूं और 5.5 को मैं किस में लिख रहा हूं? इनकम में लिख रहा हूं। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, या डिफरेंस लिख लें या दोनों को लिख लें। लास्ट 5 जुलाई 2024 गवर्नमेंट ने 10 मिलियन रिसीव किया फार्मिंग इन अ पर्टिकुलर लोकेशन। The grant required to repay the entire grant if farms at the location for less than 3 years. GL is expected to farm at the location for कहता है कि वो कहता है कम से कम आपने 3 साल तक इसको इस लोकेशन पे रखना है, और अगर आपने लोकेशन चेंज की तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये क्या करेंगे? उसने कुछ बताया ही नहीं। तो या तो सारे का सारा ग्रांट में लिख दो, क्योंकि अभी हमारे मैंगो ट्री तो तैयार नहीं हुआ, जो एप्पल ट्री, तो सारे का सारा लायबिलिटी में लिख दो, सारे का सारे। या अगर आप एक और अजम्पशन आई कि आपने इसको सारा लायबिलिटी में लिखा हुआ है, इसको अमोर्टाइज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इसने इसको डायरेक्ट एप्पल के साथ किया है। और अगर इसको दूसरे लफ्जों में लेकर जाते तो वो कहता है जैसे ही रिसीव होगी सारी इनकम में भी लिख सकते हो। आपको पता है ना कि हमने IS 41 की भी देखी है गवर्नमेंट ग्रांट, वो कैसे करता है पता है? अनकंडीशनल है, जैसे मिले वैसे इनकम। और अगर कंडीशनल है तो जब तक 3 साल नहीं गुजरेंगे तब तक इसको इनकम में नहीं लिखेंगे। तो इन दोनों सूरतों में कंडीशनल तो है, कंडीशनल तो है, तो दोनों सूरतों में चाहे इसको एप्पल के साथ अटैच करें, चाहे इसको 3 साल की कंडीशन के साथ अटैच करें, इनकम में ये आज नहीं जाएगी। आज पे सारे के सारे किस में जाएगी? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। चले जी, इसकी एंट्री कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट आ जाए एक्सट्रैक्ट के ऊपर। अदर इनकम, अदर एक्सपेंस, कल्टीवेशन कॉस्ट, वीट की कल्टीवेशन कॉस्ट कौन की कितनी आ रही है? वीट की कल्टीवेशन कॉस्ट पैसा नहीं है सामने, 8 मिलियन। और कोई खर्चा है तो बता दे, वरना अदर इनकम में जाए। वन बाय वन। इस पैराग्राफ में ना कोई इनकम थी ना कोई एक्सपेंस। इस पैराग्राफ के अंदर थी, एक तो हार्वेस्टिंग के दौरान थी, हार्वेस्टिंग इनकम कितनी थी? 30 मिलियन। फिर प्रॉफिट ऑन सेल कितना था? 5.4 कितना? 5.4 चेक कर लें, 27 ये था
27-21.6 5.4 ठीक होगी बात। उसके बाद वो जो साल के एंड में पड़ा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ कॉर्न क्रॉप 5 पॉइंट खत्म हो गया। SOPL आपका यही है। कोई और गेन या लॉस है तो बता दें। आप कहेंगे वो आप कीपिंग एक्सपेंस है वो कैपिटलाइज होंगे। SOFP में नॉन करंट एसेट पे जाओ जरा। एक तो आपके पास बेरर प्लांट इन प्रोसेस पड़ा हुआ है, डेप्रिशिएट नहीं होगा अभी, और तो कोई नहीं नॉन करंट एसेट पड़ा हुआ। करंट एसेट वेट इन्वेंट्री कितने की रह गई थी? 8.4 या 6? 8.4। और कोई है करंट एसेट? लायबिलिटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो वेट इन्वेंट्री वही तो बची पड़ी है। कौन सी? हाँ बिल्कुल है, वो यहाँ पर आएगी 5 पॉइंट, वो भी हमारा एसेट है कॉर्न क्रॉप। अवेलेबल तो है ना, रिसीवेबल एक तरह का। और गवर्नमेंट ग्रांट खत्म। और कोई है तो बता दो, नहीं तो बस यही है। ये हमारे IS 41 के एक्सट्रैक्ट के 2 सवाल हो गए।